हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स का चैप्टर 10 करेंगे। चैप्टर 10 इज अबाउट बजटिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स एक्सटर्नल एड से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। एक्सटर्नल एड मतलब एक्सटर्नल एजेंसी से जब भी लोन या ग्रांट लिया जाता है और फिर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उन प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। तो उन प्रोजेक्ट्स की हमें बजटिंग कैसे होती है और कैसे उनकी अकाउंटिंग होती है, वो सब कुछ हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स होते हैं जो एक्सटर्नल एड से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उन्हें बजट प्रपोजल्स में शो किया जाता है। यानी कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो उन स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स को भी दिखाया जाता है जो एक्सटर्नल एड से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब एक्सटर्नल एड आती कहाँ से है? इसके दो सोर्सेज होते हैं। या तो बायलैटरल फंडिंग से एक्सटर्नल एड लिया जाता है या फिर मल्टीलेटरल फंडिंग से। बायलैटरल फंडिंग का मतलब क्या होता है कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को लोन देती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ नेपाल से लोन लेके कोई प्रोजेक्ट किया तो वो क्या है? एक बायलैटरल फंडिंग का प्रोजेक्ट हो गया। तो बायलैटरल फंडिंग में क्या होता है? डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन मल्टीलेटरल फंडिंग में क्या होता है? जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, यूएन, वो क्या करती हैं? मल्टीपल गवर्नमेंट्स से लोन अरेंज करवाती है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को। तो वो होती है मल्टीलेटरल फंडिंग। तो आपको ये याद रखना है कि दो सोर्सेज होते हैं एक्सटर्नल एड के, बायलैटरल फंडिंग एंड मल्टीलेटरल फंडिंग। बायलैटरल फंडिंग में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होता है और मल्टीलेटरल फंडिंग कौन सी होती है? जो वर्ल्ड बैंक करवाता है। कौन सी एजेंसी है जो लीगल एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करेगी? जब भी कोई भी लोन एग्रीमेंट होगा किसी एक्सटर्नल एजेंसी के साथ तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये एग्जीक्यूट करती है लीगल एग्रीमेंट्स को, जो भी लोन से रिलेटेड होते हैं, जब भी किसी एक्सटर्नल एजेंसी से लिए जाते हैं। इसी डिपार्टमेंट का एक ऑफिस होता है जिसे बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ एड अकाउंट्स एंड ऑडिट, CAAA। ये ऑफिस क्या करता है? उस एग्रीमेंट के जो भी फाइनेंशियल प्रोसीजर्स होते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करता है। ये जो भी फाइनेंशियल कोविनेंट्स होते हैं वो उन्हें इम्प्लीमेंट कौन करता है? ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एड अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये ऑफिस है ये किस डिपार्टमेंट में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। और ये किस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एड अकाउंट्स एंड ऑडिट किस डिपार्टमेंट में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब कई बार होता है कि गवर्नमेंट ऐसे एग्रीमेंट्स करती है जिनमें टेक्निकल असिस्टेंस के लिए ग्रांट्स या लोन लिया जाता है। तो उन एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट कौन करता है? वही करेगा जो बेनिफिशियरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है। और लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेना होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं लोन के या ग्रांट्स के, जिन टेक्निकल असिस्टेंस से रिलेटेड, तो उन्हें एग्जीक्यूट कौन करेगा? बेनिफिशियरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। अब एक्सटर्नल एड हमने देखा कि ली जाती है। अब एक्सटर्नल एड ली कैसे जाती है, कैसे उसका फ्लो होता है, वो हमें पढ़ना है। जो एक्सटर्नल एजेंसी है, कोई भी फॉरेन कंट्री मान लो, वो क्या करेगी? अपनी करेंसी RBI मुंबई में डिपॉजिट कराती है। RBI मुंबई में डिपॉजिट होगी फॉरेन करेंसी की फॉर्म में, जैसे US डॉलर या कई बार रुपीज़ में भी कर देते हैं वो। अब RBI मुंबई क्या करता है? उन्हें उस फॉरेन करेंसी को रुपीज़ में कन्वर्ट करके उसके इक्विवेलेंट RBI दिल्ली में एक अकाउंट होता है CA का, उसमें डिपॉजिट करता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्सटर्नल एजेंसी RBI मुंबई में डिपॉजिट कराती है और फिर RBI मुंबई क्या करता है? RBI दिल्ली में जो CA का अकाउंट होता है उसमें रुपीज़ में उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके डिपॉजिट करवाती है। तो आपको ये फ्लो याद रखना है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट होता है जिसके अंडर प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो वो क्या करती है? फंड्स कैसे लेती है वो हमें देखना है। अब वो फंड्स लेने के लिए क्या करती है? जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स बनाती है तो उसमें एक हेड बना देते हैं
एक्सटर्नली एडेड कंपोनेंट, इस हेड के अंडर वो फंड्स लेते हैं और फिर फर्दर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को देते हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब फंड्स तो ले लेते हैं, लेकिन उनका विड्रॉल कैसे होता है ये हमें देखना है। इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है रिम्बर्समेंट प्रोसीजर मेथड और एक होता है डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर। जो रिम्बर्समेंट प्रोसीजर होते हैं वो भी फर्दर दो टाइप्स का होता है। एक होती है रिम्बर्समेंट थ्रू स्पेशल अकाउंट, जिसे रिवॉल्विंग फंड स्कीम भी कहा जाता है, और एक होती है रिम्बर्समेंट आउटसाइड स्पेशल अकाउंट। तो आपको याद रखना है दो मेथड्स होते हैं विड्रॉल के, रिम्बर्समेंट प्रोसीजर और एक होता है डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर। जो रिम्बर्समेंट प्रोसीजर होता है उसके भी दो तरीके होते हैं, या तो एक थ्रू स्पेशल अकाउंट रिम्बर्समेंट की जाती है और एक विदाउट स्पेशल अकाउंट। जो थ्रू स्पेशल अकाउंट की जाती है उसे रिवॉल्विंग फंड स्कीम भी कहा जाता है। तो हमें ये सारे प्रोसीजर्स पढ़ने हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले रिम्बर्समेंट थ्रू स्पेशल अकाउंट, इसी को बोला जाता है रिवॉल्विंग फंड स्कीम। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है इसमें, जो फंडिंग एजेंसी होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 4 मंथ का इनिशियल एडवांस डिपॉजिट कराती है। अब ये जो एडवांस होता है इसे रिसीव कहाँ किया जाता है, आरबीआई मुंबई में। और आरबीआई मुंबई क्या करता है, एक स्पेशल अकाउंट खोलता है इसके लिए और इस इनिशियल एडवांस को रिसीव करता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब स्पेशल अकाउंट खुलता है तो क्या होता है, जो फंडिंग एजेंसी होती है वो 4 मंथ का इनिशियल एडवांस उसमें डिपॉजिट करता है। और ये स्पेशल अकाउंट कौन मेंटेन करता है, आरबीआई मुंबई। अब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या करती है, वो सीए को अपना रिम्बर्समेंट क्लेम सबमिट करेगा, जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा। अब सीए क्या करता है, एक एडवाइस इशू करता है आरबीआई मुंबई को कि हाँ स्पेशल अकाउंट में से पैसे दो। आरबीआई मुंबई के पास स्पेशल अकाउंट में फॉरेन कंट्री ने फॉरेन करेंसी डिपॉजिट कराई होती है। अब आरबीआई मुंबई उसे पहले रुपीस में कन्वर्ट करता है और फिर जीएफटी एडवाइस के थ्रू सेंड कर देता है। जीएफटी एडवाइस के थ्रू कहाँ सेंड करेगा, जो आरबीआई दिल्ली में सीए का अकाउंट है वहाँ पे भेज देता है। इस जीएफटी एडवाइस को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रांजैक्शन। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है कि पहले फंडिंग एजेंसी 4 मंथ का एक इनिशियल एडवांस डिपॉजिट करवाती है और उसके लिए आरबीआई मुंबई एक स्पेशल अकाउंट खोलता है जिसमें वो उसे रिसीव करता है। अब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद अपना रिम्बर्समेंट क्लेम सबमिट करता है सीए को। सीए एडवाइस सेंड करता है आरबीआई मुंबई को कि स्पेशल अकाउंट में से हमें पैसा दो। फिर आरबीआई मुंबई क्या करता है, जो यूएस डॉलर होते हैं उन्हें रुपीस इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके सीए के अकाउंट में जो आरबीआई दिल्ली में है वो उसे सेंड कर देता है थ्रू जीएफटी एडवाइस। और जीएफटी एडवाइस को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रांजैक्शन। तो आपको ये पूरा प्रोसीजर याद होना है, रखना है। अब क्या होता है, जो सीए है वो सभी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से क्लेम्स को कंसोलिडेट कर लेगा और फिर जो फंडिंग एजेंसी होती है उसको सेंड कर देता है कि हाँ इतना क्लेम था प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से और ऐसे ऐसे हमने स्पेशल अकाउंट में से डेबिट और क्रेडिट्स किए हैं, तो आप स्पेशल अकाउंट को दोबारा से रीफिल कर दीजिए, रेप्लेनिशमेंट कर दीजिए इसकी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रोसीजर इज रिम्बर्समेंट आउटसाइड स्पेशल अकाउंट। इस मेथड में कोई भी स्पेशल अकाउंट नहीं खोला जाता। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो अपना रिम्बर्समेंट क्लेम सेंड करेगी सीए को। सीए फिर जो रिम्बर्समेंट क्लेम है उसको अच्छे से चेक करेगी और फिर फंडिंग एजेंसी को भेज देगी। अब फंडिंग एजेंसी क्या करेगा, जितने का भी क्लेम है आरबीआई मुंबई में उतना पैसा सेंड कर देगा। आरबीआई मुंबई उसे रुपीस में कन्वर्ट करके जो आरबीआई दिल्ली में सीए का अकाउंट है वहाँ पे सेंड कर देता है थ्रू जीएफटी एडवाइस। मतलब इसमें कोई भी एडवांस का चक्कर नहीं है, ना ही कोई स्पेशल अकाउंट का। बस क्या होता है, जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ने अपना रिम्बर्समेंट क्लेम सीए को सेंड किया, सीए ने उसे फंडिंग एजेंसी को सेंड किया, फंडिंग एजेंसी ने उतने अमाउंट आरबीआई मुंबई को डिपॉजिट करवा दी, आरबीआई मुंबई ने फिर उसे रुपीस में कन्वर्ट करके
जो आरबीआई दिल्ली में सीए का अकाउंट है उसमें भेज देता है। तो आपको ये प्रोसीजर याद रखना है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर। डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है वो फंडिंग एजेंसी को रिक्वेस्ट भेजता है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि कितना उसका क्लेम बनता है, और ये भेजेगा थ्रू सीए के। और फिर फंडिंग एजेंसी क्या करती है, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर जो भी जिसका क्लेम बन रहा होता है उसको उतना सेंड कर देता है, और साथ ही साथ सीए को भी और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को बता देता है कि इतनी पेमेंट कर दी गई है। फिर सीए देखता है कि कितने रुपीस बनते थे, उसको वर्कआउट करता है और फिर उसकी रिकवरी करता है, कहाँ से, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो फंडिंग एजेंसी है वो डायरेक्टली पे कर देती है किसको, कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर को, और फिर सीए को इन्फॉर्म करती है और फिर सीए उनसे रिकवर कर लेता है। तो ये आपको प्रोसीजर याद रखना है। जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स होते हैं या पीएसयूज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी सेम रूल्स फॉलो होते हैं। अब हमें देखना है जो स्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें एक्सटर्नल एजेंसी से फंडिंग ली जाती है उन्हें कैसे किया जाता है। अब इनके भी दो ही तरीके होते हैं कि रिम्बर्समेंट प्रोसीजर फॉलो करो या डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर। जो डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है, तो उसे हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम इसका थोड़ा सा रिम्बर्समेंट अलग होता है तो वो देख लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो सीए है वो कंसोलिडेट करता है एक स्टेट वाइज कितना लोन बना है उसकी एक कंसोलिडेट डिटेल बनाता है, और फिर किसको सेंड कर देता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है उसके प्लान फाइनेंस डिवीजन को ये डिटेल सेंड कर देता है। फिर जो प्लान फाइनेंस डिवीजन होता है वो एक सैंक्शन इशू करता है कि हाँ इतना रुपीस रिलीज कर दिया जाए, और किसको ये सैंक्शन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स को। फिर चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स क्या करता है, एक इंटर गवर्नमेंट एडवाइस सेंड करता है किसको, आरबीआई के सेंट्रल अकाउंट सेक्शन जो नागपुर में है वहाँ पे इसे सेंड करता है। अब जो आरबीआई का सेंट्रल अकाउंट सेक्शन है नागपुर में वो क्या करता है, जितनी अमाउंट थी, जितनी सैंक्शनड अमाउंट थी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को क्रेडिट कर देता है, किस अकाउंट में, जो आरबीआई के सीएस नागपुर में उस गवर्नमेंट का अकाउंट मेंटेन होता है उसी में वो उसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सीए है पहले एक स्टेट वाइज लोन की कंसोलिडेटेड डिटेल बनाता है और उसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के प्लान फाइनेंस डिवीजन को सेंड करता है। प्लान फाइनेंस डिवीजन सैंक्शन करता है कि कितना मनी रिलीज करना है, किसको भेजेगा, ये सीए को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सीए को। अब सीसीए क्या करता है, एक इंटर गवर्नमेंट एडवाइस इशू करता है आरबीआई के सीएस नागपुर को। सीएस नागपुर उतनी ही अमाउंट उस कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देती है। जो फंड्स होते हैं वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को कब दिए जाते हैं, विद इन 6 वीक्स। जैसे ही प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एक्सपेंडिचर करती है उसके 6 महीनों के अंदर अंदर जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उसे उस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को रिलीज करना होता है फंड्स को। तो आपको ये याद रखना है कि 6 मंथ्स में ही प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को फंड्स रिलीज कर दिए जाते हैं। अब जो ये रीपेमेंट ऑफ लोन या इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है। तो आपको ये याद रखना है, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर थे ना, चार्ज और वोटेड। तो ये किस में का एग्जाम्पल होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर का। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ऐसे ही जो एक्सटर्नल लोन्स पे इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे किस हेड के अंदर रखा जाता है, 2049 इंटरेस्ट पेमेंट्स का हेड होता है, इसके अंडर इसे डेबिट किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, इस बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, हेड पूछा हुआ था ये डायरेक्टली, 2049 इंटरेस्ट पेमेंट्स का हेड होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो एक्सटर्नल लोन्स की इंटरेस्ट पे किए जाते हैं किस हेड के अंडर किए जाते हैं, 2049। एक्सचेंज वेरिएशंस की वजह से जो बैलेंसेस बचते हैं उन्हें रिटर्न ऑफ कहाँ किया जाता है, 8680 मिसलेनियस गवर्नमेंट अकाउंट हेड में। तो ये भी हेड आपको याद रखना है,
8680 किसका हेड है? मिसलेनियस गवर्नमेंट अकाउंट का, और इसके अंदर इसे रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। कई बार कैश की बजाय इन काइंड ट्रांसफर्स लिए जाते हैं, मतलब मटेरियल की फॉर्म में, इक्विपमेंट्स की फॉर्म में एड लिया जाता है। तो इस टाइप के एड्स को किस हेड के अंदर लिया जाता है वो आपको याद रखना है। 3606 एड मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स, ये इसका हेड होता है। एड मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स का हेड कौन सा होता है? 3606। तो आपको ये मेजर हेड याद रखना है कि जब भी एक्सटर्नल एजेंसी से कैश की बजाय मटेरियल की फॉर्म में एड ली जाती है तो वो उसे किस हेड में रखते हैं? 3606 में। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पूछा हुआ था इस बार। चैप्टर खत्म हो गया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और एमसीक्यूज वगैरह भी इसके ट्राई कर लेना। थैंक यू।